में जो बैंक्स आरबीआई से लोन लेती हैं, इनका सवाल है कि जो ब्याज होगा वो एक दिन के लिए लेती हैं, तो इनका मतलब है जो ब्याज होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा। हाँ, ये सवाल नहीं था, ये सवाल है जो ब्याज होगा वो एक दिन का होगा या एक साल का होगा। तो बेटा वो ब्याज होगा ही नहीं, क्योंकि ये भूल गया नहीं। हाँ, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं है बेटा, वो डिस्काउंट है। तो समझ में? हाँ तो बोल दिया, लेकिन समझ में से अभी भी नहीं आया। क्या आया बताओ? तो वो क्या है, वही तो पूछ रहे हैं, क्या है वो? जैसे इस समय आप अगर देखेंगे तो 5.75% है एमएसएफ, उसका मतलब बताओ मुझे। यस, आ गया, अब आया। तो दोस्तों जब बैंक आरबीआई को पास एमएसएफ में सिक्योरिटी रखेगी, बोलो हाँ रखेगी रे, तो सिक्योरिटी पे 5.75% कट, और बाकी का पूरा पैसा देना। एक दो लाइन और लिख लो, एमएसएफ में लिखना था तो, क्योंकि तुम जितनी बातें मुझसे करोगे मैं इतनी पढ़ाता जाऊंगा अंदर। एमएसएफ में एक दो लाइन और लिख लो। पहली लाइन, आप मुझे कॉमन सेंस से एक बात बताइए सारे लोग, बिल्कुल कॉमन सेंस का पॉइंट है, फिर मैं आपको दिखा भी दूंगा। कॉमन सेंस से आप इतना बताइए बस मुझे, एमएसएफ एक दिन के लिए होता है, और ऐसे में मान लो अचानक से कोई बैंक पहुंची, एमएसएफ में थोड़ी और बात करें क्या? तो एक्चुअली एमएसएफ कब होगा? रखे रहो, भी ले लेंगे, रखे रहो। एक्चुअली एमएसएफ कब होगा? बैंक की तरलता बिल्कुल खत्म। मान लो कोई बड़ा बिजनेसमैन है, व्यापारी, उसका बैंक में करोड़ों में पैसे जमा है, देखना तुम्हें बिल्कुल भाव समझना, भाव एमएसएफ का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। नहीं तो जितना पढ़ाया था वो पेपर के लिए तो हो गया था, लेकिन अगर ऐसे डाउट आ रहे हैं मन में, अच्छा है, ऐसे आपके डाउट खत्म करने के लिए ये बात बता रहा, पेपर के लिए तो हो गया। थोड़ा बहुत और एक दो चीजें बता देते हैं। तो भाई साहब, एक बिजनेसमैन पहुंचा, एक कंपनी का मालिक, सवेरे सवेरे बैंक में, कल आओ बैंक 5 करोड़ रुपए दो, या मान लो 10 करोड़ दो। तो अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, क्या कभी भी कोई भी बैंक इतना बड़ा अमाउंट अपने पास रख के बैठेगी? 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 क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट अगर बैंक अपने पास रखे रहेगी तो बैंक बाजार में इन्वेस्ट कम कर पाएगी, और बैंक का रिटर्न क्या होगा? कम। सही है ना? तो इसलिए इतना बड़ा पैसा बैंक में तो होता नहीं है। तो ऐसे केस में बैंक जाएगी कहां? और आरबीआई का एक फंक्शन होता है, वो भी सीख लो, लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। ये आरबीआई का एक फंक्शन है, अंतिम ऋणदाता के रूप में। आरबीआई कहता है सभी बैंक्स के कि जब तुम्हें कहीं से भी लोन ना मिले, कहीं से भी मतलब एक बैंक दूसरी बैंक से लोन ले सकती है, कहते हैं तुम्हें कहीं से भी लोन ना मिले तो आखिरी दरवाजे आरबीआई के खुले हैं, आइए लोन लीजिए, मौज लीजिए। दिस इज द पॉइंट। बोलो क्लियर है? तो दोस्तों एमएसएफ का यूज कब होगा, ये भाव समझ में आ गया। अब अचानक से बैंक आरबीआई के पास पहुंचती है और कहती है आरबीआई एक रात के लिए लोन दे दो, तो अब ऐसे में कॉमन सेंस से बताइए, आरबीआई ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगी या कम? है तो अपने आप कॉपी में एमएसएफ में लिख लो, यह हमेशा रेपो रेट से अधिक होता है। बताओ दोस्तों, आया एक आंसर? लिखा हुआ है, कल कहाँ लिखा है मैंने? नहीं पहले नहीं, कल वाली बात चल रही, यह हमेशा रेपो रेट से अधिक होता है। ऑनलाइन एमएसएफ में एक पॉइंट और लिखो, यह हमेशा रेपो रेट से अधिक होता है। एवं वर्तमान में, एक लाइन और लिखो इसी में, एवं वर्तमान में यह बैंक दर के समान है। एवं वर्तमान में यह बैंक दर के समान है। बताओ भाई, क्या सबको समझ आ गया एवरीवन? तो यह हमेशा रेपो रेट से ज्यादा और वर्तमान में किसके बराबर? तो ध्यान से सुनो आज नई बात, कि आरबीआई जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, अगर ये लाइन सुन ली देखना कितना आनंद आएगा। जब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लाता है तो उसमें आरबीआई ये नहीं बोलता, या भी आप पहले सप्ताह में देख लोगे 4-5 दिन में, तो आरबीआई ये नहीं बोलता कि बैंक रेट हमने इतना था इतना कर दिया, रेपो रेट इतना कर दिया, एमएसएफ इतना कर दिया, रिवर्स रेपो रेट इतना, एसडीएफ इतना, ये नहीं बोलता। आरबीआई सिर्फ एक ही चीज बोलता है, अभी एक हफ्ते बाद अखबार में पढ़ोगे तो, आरबीआई सिर्फ एक ही चीज बोलता है कि हमने रेपो दर को इतने बेसिस पॉइंट बढ़ाया या घटाया, उसके अलावा आरबीआई कुछ नहीं कहता। नहीं समझ में आई बात? आ गई? बस आरबीआई यही बात बोलता है कि हमने रेपो दर को इतने बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया या घटा दिया। कल बेसिस पॉइंट समझाया था, 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाया मतलब शाबाश 1%, बोलो जी यस। बस अब कैसे रेपो रेट से सारे रेट एडजस्ट होते हैं देखते जाना। रेपो रेट से बैंक रेट नहीं, एमएसएफ हमेशा ज्यादा होगा और 0.50% ज्यादा होगा। कितने परसेंट? सही है? तो बैंक रेट और एमएसएफ बराबर हो गए, तो रेपो रेट 0.50% बढ़ा तो बैंक रेट भी 0.50% बढ़ेगा और एमएसएफ उसी के बराबर हो जाएगा। बोलो 3 हो गए। अब बचे बाकी के 2, रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ, उस पे आते हैं। फिलहाल एमएसएफ में एक बात और है, बोलो बस लिखवा दें क्या? लिख लो, यह है। अच्छा सुनो, एक सवाल आपके मन में एमएसएफ से आना था, फालतू में तुमने छेड़ दिया यार मुझे यार। तो दोस्तों एमएसएफ से एक सवाल और आया था, आ सकता है या आपके दिमाग में आना चाहिए, सर अगर बैंक ने एक दिन में नहीं दे पाया तो? बोलो सवाल कैसा है? नहीं आना चाहिए भाई, एमएसएफ एक रात के लिए होता है, अगले वर्किंग डे में देना पड़ेगा। फ्राइडे लिया, मान लो सैटरडे संडे बैंक ऑफ है तो मंडे देना होगा, थर्सडे लिया तो फ्राइडे देना होगा, मंडे लिया तो ट्यूसडे देना होगा। पॉइंट हो गए? तो आपके दिमाग में सवाल आ सकता है सर अगले दिन नहीं दे पाई तो? मैं कहूंगा ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो फिर आप दूसरा सवाल कहेंगे वो कैसे? तो मैं कहूंगा लिखो, यह सिर्फ बैंक के, यह मतलब एमएसएफ, यह सिर्फ बैंक के एनडीटीएल, एनडीटीएल पढ़ाया था आपको कल, समझाया नहीं था मैंने, बाकी इतना बताया था। एनडीटीएल मतलब टोटल डिपॉजिट, टोटल। तो बैंक के एनडीटीएल का अधिकतम 2% तक हो सकता है। मौज ले लो बस। तुम्हें क्या ही मतलब एनडीटीएल पेनडीटीएल से, तुम इतना याद रखो जितना हम पढ़ा रहे हैं कि बैंक के एनडीटीएल कुछ होता है मतलब टोटल डिपॉजिट, ऐसा भाषा। बाकी एनडीटीएल का बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है, डिमांड लायबिलिटी प्लस टाइम लायबिलिटी प्लस अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी माइनस डिपॉजिट्स इन अदर बैंक। इतना लंबा फॉर्मूला होता है, 40 मिनट लगते हैं मुझे एनडीटीएल पढ़ाने में। तो फिलहाल तुम्हारे स्टैंडर्ड की वो बात है नहीं, अर्थात
तुम्हारा स्टैंडर्ड मतलब आपके एग्जाम के लिए इट्स नॉट सो रेलेवेंट, इसलिए मैंने एनडीटीएल को बोल दिया बराबर कुल जमाएं, खत्म बात। बाकी इसका बहुत लंबा फॉर्मूला है, मांग जमाएं प्लस सावधि जमाएं प्लस अन्य मांग और सावधि जमाएं माइनस बैंकों के अन्य बैंक में जमाएं। इतना समझाने के बाद आंसर निकल के आएगा। फिलहाल एनडीटीएल का टोटल डिपॉजिट, तो जो भी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट आ रहा, थोड़ी और अंदर की बता दें, एनडीटीएल 14वें दिन तक कैलकुलेट होता है, 14 दिन तक, सही है, छोड़ो वो सब। बस याद रखो कि बैंक के जो एनडीटीएल है कुछ एक है टोटल डिपॉजिट, उसका अधिक से अधिक 2% तक एमएसएफ में लोन ले सकता है, एवं यह 1 करोड़ और उसके गुणांक में होता है, एवं यह 1 करोड़ और उसके गुणांक में होता है। ये दो बातें क्या मेरे सभी विद्यार्थी याद रखेंगे कि जो एमएसएफ होगा वो बैंक के एनडीटीएल का अधिकतम कितना होगा, 2% और 1 करोड़ उसके गुणांक। मतलब समझना, जब भी बैंक आरबीआई से एमएसएफ पे लोन लेने जाएगी तो वो सिर्फ किस फॉर्म में लेगी, या तो 1 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़। कभी बैंक को 50 लाख चाहिए मिल जाएगा, 1,70,000 मिल जाएगा, 1 करोड़ 70 लाख मिल जाएगा, मैक्सिमम या 1 करोड़ या उसके गुणांक में। दैट्स ऑल। बोलो जी यस। चलो एक लास्ट सवाल का जवाब और दे दो, बस आखिरी सवाल, रिवर्स रेपो रेट पर। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है जल्दी बताओ। जब बैंक के पास पैसा ज्यादा है, आरबीआई के पास गया और कहा कि भैया थोड़ा हमारा पैसा रख लो, सुना है तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगा, तो आरबीआई कहेगा ज्यादा रेट देंगे या कम। कॉमन सेंस। नहीं तो बेटा तुमने अगर सिर्फ रटा और फिर मुझे सुना नहीं और समझा नहीं तो बाद में भूल भी जाओगे। अगर मुझे सुन लिया तो दोस्तों आज से 40 साल बाद भी याद रखोगे, क्योंकि पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है हमारे। तो बस अपने आप बताओ, आप ही बताओ अपने आप कि भाई साहब तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो मेरे पास लेकर आए, कहा सर मेरे पास छलांग मार रहा है पैसा, अपने पास रख लो नहीं तो खर्च हो जाएगा, और खर्च हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो हमने कहा लाओ रख दो। तो ऐसे में हम तुम्हें ज्यादा ब्याज देंगे या कम। लिख लो रिवर्स रेपो रेट में यह हमेशा रेपो दर से कम होता है, यह हमेशा रेपो दर से कम होता है, यह हमेशा रेपो दर से कम होता है। बोलो आनंद आ गया। हमेशा रिवर्स रेपो रेट रेपो दर से क्या होगा, कम। आ जाओ बेटा। तो आप हमेशा जब भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो वो सिर्फ रेपो रेट को कम ज्यादा करेगी, सुनते जाना, वो सिर्फ किसको कम ज्यादा करेगी, ये सारे रेट पांचों। देखना, देखो बिल्कुल इनका रिलेशन देखो, रिलेशन ये 5.50 है, मैंने कहा एमएसएफ हमेशा इससे हाँ मुंह में मुक्का मारो मुंह टूट जाए, अभी कम होगा, अभी तो ज्यादा होगा दोस्तों, देखो दिख भी नहीं रहा इन लोगों को, कम होगा, साफ लिखा हुआ है। तो ये इससे 0.50% क्या होता है, मतलब 50 बेसिस पॉइंट्स क्या होता है, ज्यादा। बोलो हो गया। और देखना ये और बैंक रेट क्या होते हैं, बराबर, ये और बैंक रेट क्या होते हैं, बराबर। वो तीन की कहानी निपट गई। और ध्यान सुनना, आरबीआई ने एसडीएफ में एक बात कही, लिखना चाहो तो लिख लो नहीं तो तुम्हारी मर्जी, कि जो हाँ बोलो, ठीक है यार 25 कर लो, काय को चिंता कर रहे यार ना। दोस्तों आरबीआई ने एक बात और कही कि जो एसडीएफ है, स्टैंडिंग डिपॉजिट, रुको पहले तो मैंने बताया रेपो रेट से जो रिवर्स रेपो रेट है ये हमेशा कम होगा। तो आप देखो ये 5.50 3.35 कम है, बस खत्म। अब देखो एक लाइन और आरबीआई ने कही, एसडीएफ 2022 में शुरू हुआ क्या ये, तो आरबीआई ने कहा कि यह हमेशा रेपो रेट से 0.25%, ये देखो 0.25% कम होगा। आगे बैठी कह रही ज्यादा, दिख नहीं रहा इसको है कि रेपो रेट से, यहाँ दोस्तों रेपो रेट से हमेशा 0.25% क्या होगा, कम होगा। ठीक है बस दैट्स इट। अब हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। किसी का कोई और सवाल, किसी का कोई और सवाल। एक दिन के लिए आरबीआई लोन देगी तो ब्याज दर कितना लगेगा बैंकों का, किसका सवाल है। तो इतने लोग हैं क्या, बोल दिया करो अपने आप, किसका, फिर तुम्हें पहले नहीं हाथ खड़ा कर पा रही थी। इतनी ईमानदारी नहीं है, यहाँ पर चोरी कर रही है तो दरोगा बन के पता नहीं क्या क्या बन के क्या करेगी, कभी अधिकारी बन के ये वीडियो में चलेगी। फिर ईमानदारी रखो तो जवाब मिल गया, कहो ऐसे कि सर मेरा था मुझे जवाब मिल गया, मिल गया नहीं मिला, ऐसे ईमानदार हो गया। दोस्तों तुम्हें ईमानदारी भी सिखानी पड़ेगी मुझे। तो क्या ना दोस्तों ये सवाल मिल गया ना जवाब, एमएसएफ में ब्याज नहीं होगा, क्या होगा उसे अभी भी नहीं मिला, पता नहीं क्या, खाली हो जाओ। क्या है बताओ, जवाब क्या है, ब्याज दर कितना होगा, नहीं मिला जवाब आपको, बैठो। इन्हें सुनी नहीं यार, एमएसएफ में क्या ब्याज दर होता है क्या, बताया था अभी, बताया था राइट, नहीं बताया कि जब ये आपकी सिक्योरिटी है, आप बैंक में आरबीआई हूं, आप मेरे पास सिक्योरिटी लेकर आए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.75, तो मैं इस सिक्योरिटी की वैल्यू है 5 करोड़, मैं इसमें से 5.75% काट के बाकी का पैसा आपको दे दूंगा और आपसे कहूंगा कल मुझे पूरा पैसा चाहिए जितना इस पे लिखा है। दिस इज द पॉइंट। अभी भी नहीं समझिए हैं, क्या बीच का ग्लास में से ले यार, वन बीटा पियो तुम, पिया कि नहीं पिया, वन बीटा नहीं पिया, तुम लोगों ने पिया कि नहीं, देखो जिन जिन ने पिया उन्हें एक बार में समझ में जाता है, पिया वन बीटा, बहुत लक्षण तुम्हारे बी कॉम्प्लेक्स की कमी रही तुमने, तो थोड़ा पियो वन बीटा। सर सीआरआर आरबीआई के पास आता है, वह पैसा आरबीआई कैसे यूज करता है, या वह पैसा संचित निधि में जमा हो जाता है, किसका सवाल है। हाँ संचित निधि में कोई पैसा नहीं जाता, ये वाला, ये संचित निधि तो सरकार से रिलेटेड है, ये आरबीआई के रिजर्व में पैसा रहता। मेरी बात याद रखो, संचित निधि अनुच्छेद नंबर 266, उसमें टैक्स वैक्स के जो पैसे होते हैं वो जाते हैं, उसमें आरबीआई का पैसा नहीं, आरबीआई का तो खुद का रिजर्व है, आरबीआई के पास रहेगा वो पैसा, दैट्स इट। सही। और वो पैसे का क्या प्रयोग होगा कि जब एक बैंक लोन लेने आई तो कहां से देगा, आरबीआई उसी से उठा के दे देगा। बोलो जय हो। हमारा तगड़ा समझ गया दोस्तों, राइट, लेकिन ये नहीं समझ पाए। अब तो मैं समझा दिया, थैंक यू, तुम आगे पढ़ा लो हमारी जगह। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं, और किसी को कोई सवाल, पक्का। चलो हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट, इसमें मेन मेन चीजें पढ़ेंगे बस, वित्तीय बाजार, मेन मेन चीजें पढ़ेंगे बस, बिल्कुल मेन मेन चीजें, वित्तीय बाजार। दोस्तों अगर हम बात करें तो वित्तीय बाजार क्या है, बहुत अच्छी तरह सीखो। वित्तीय बाजार का मतलब है दोस्तों, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी, मेरे साथ साथ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक है मिस्टर ए और दूसरे है मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास पैसा है और अधिशेष में है, अधिशेष, अधिशेष जानते हो, अधिक पैसा है, और मिस्टर ए इस पैसे को निवेश करना चाहते हैं, थोड़ा सम्मान दो, चाहता है दोस्तों मिस्टर ए इस पैसे को निवेश करना चाहते हैं, पैसे वाले आदमी थोड़ी सम्मान तो बनता है भाई साहब। तो मिस्टर ए पैसे का निवेश करना चाहते हैं, मिस्टर बी के पास पैसा नहीं है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हमारी तरह फुकरा है, राइट, इसका मतलब ये घाटे में है, घाटे मतलब अधिशेष की जगह डेफिसिट। बोलो जी यस। तो यहाँ पे मान लो मिस्टर ए मैं हूं और मिस्टर बी तुम सब लोग हो, बोलो जी यस, सही है। और दोस्तों आपको पैसा उधार लेना है,
या चाहिए जो भी उधार लेना है। हो सकता है नहीं मुझसे नहीं मिलेगा, लेकिन चंड मैंने कहा मैं ए तुम बी, कह लाओ सर थोड़ा सा दो हमें भी। तो दोस्तों मिस्टर बी हो सकता है उस पैसे को इसलिए लेना चाहे कि वो कोई व्यापार करना चाहता है, व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए, ये कुछ और भी काम मान सकते हैं, बेसिकली व्यापार की बात करेंगे। कुछ काल्पनिक चीजें दिख रही हैं, कल्पना कर पा रहे हो, एक मिस्टर ए एक मिस्टर बी, सही है। अब मिस्टर बी पहुंचे मिस्टर ए के पास, कहा कि जनाब सुना है तुम पैसा रखते हो बहुत। तुमने कहा हाँ भाई साहब बिल्कुल। तुमने कहा यार मुझे एक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बनानी है, अर्थात डेयरी खोलनी है, डेयरी क्या खोलनी है, या ये बोतल बनाने की कंपनी, शर्ट बनाने की कंपनी, या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस तुम्हारा चल रहा है, कंपनी चल रही है। नाउ योर कंपनी, यू मतलब बी, योर कंपनी नीड्स मनी, आपकी कंपनी को पैसा चाहिए। तो आप पहुंच गए ए के पास, ए से कहा जनाब मुझे पैसा चाहिए, पैसा, वित्त वित्त पैसा। तो बी ने कहा ऐसा मिल जाएगा जितना भी चाहिए। तो ए ने कहा बताओ कैसे, तो बी ने कहा बताओ कैसे, तो ए ने कहा आप कोई भी सिक्योरिटी अपनी लाके रख दीजिए हमारे पास। तो दोस्तों बी ए के पास कोई प्रतिभूति देंगे, प्रतिभूति का मतलब होता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, या आप इसे कह सकते हो प्रतिभूति, या इसे कह सकते हो वित्तीय, वित्तीय परिसंपत्ति, वित्तीय परिसंपत्ति कह लो आप, वित्तीय परिसंपत्ति, इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, वित्तीय परिसंपत्ति फाइनेंशियल एसेट्स। और थोड़ा डिफाइन कर दें क्या, आप गोल्ड उठा के ले आओ, थैंक यू सो मच, गोल्ड हो गया, आप अपनी गाड़ी उठा लाओ, आप अपना घर उठा लाओ, कोई जमीन हो आपके पास वो ले आओ, मुझे लगा आप समझ गए, एज अ गिरवी, इंग्लिश में बोलते हैं कोलेटरल, शुद्ध हिंदी बोलते हैं संपार्श्विक, संपार्श्विक, टूटी फूटी हिंदी बोलचाल बोलते हैं गिरवी। दोस्तों बी ए के पास कोई प्रतिभूति वित्तीय परिसंपत्ति गिरवी रखेगा और इसके बदले ए बी को क्या दे देगा, पैसा, पैसा। सब्जी बाजार देखा है, गए हो, एक होता है सब्जी खरीदने वाला, एक सब्जी खरीदने वाला पैसा देता है और सब्जी लेता है, उसे कहते हैं सब्जी बाजार। मतलब हर बाजार में दो लोग होते हैं, एक क्रेता एक विक्रेता, क्या होते हैं, बायर एंड सेलर, बायर एंड, सही है। इसी तरह से गेहूं मंडी में गेहूं को खरीदेंगे बेचेंगे, गेहूं बाजार में, बोलो यस, कपड़ा बाजार में कपड़ा खरीदेंगे और बेचेंगे। पढ़ लो दोस्तों क्या लिखा, वित्तीय बाजार मतलब वित्त मतलब पैसों को खरीदना और बेचना, बोलो जय हो। क्या बात समझ में आ गई है नहीं, दैट इज कॉल्ड वित्तीय बाजार। इसमें याद करो, ध्यान से देखो, बंदा ए के पास पैसा है, वो बी से कोई प्रतिभूति रख रहा है और उसके बदले पैसा दे रहा है और कह रहा है सुनो भाई साहब कितने दिन के लिए चाहिए, वो कह रहा है 6 महीने, कोई कह रहा है 2 साल, कोई कह रहा है 3 साल, कहता है 3 साल बाद मेरा पैसा दे देना और अपनी प्रतिभूति ले जाना, दैट इज कॉल्ड वित्तीय बाजार। समझ गए पक्का। तो वित्तीय बाजार का मतलब एक ऐसा बाजार जहां दो प्रकार के लोगों का मिलन होता है या दो प्रकार के पक्षों का मिलन होता है, पार्टीज, एक जिसके पास अधिशेष मुद्रा है, एक जिसके पास घाटे की मुद्रा है। जिसके पास अधिशेष मुद्रा है वो निवेश करना चाहता है, जिसके पास घाटे की मुद्रा है वो उधार लेना चाहता है। जहां पर जो बी ए को कोई ना कोई प्रतिभूति देगा उसके बदले ए बी को पैसा दे देगा, दैट इज कॉल्ड वित्तीय बाजार। चलो अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो वित्तीय बाजार है, जो वित्तीय बाजार है यह बेसिकली दो प्रकार का है। वित्तीय बाजार कितने प्रकार का है दोस्तों, एक जैसे मैं बोलता हूं मनी मार्केट, वित्तीय बाजार दो प्रकार का है। पहला मनी मार्केट, हिंदी बोलते हैं मौद्रिक बाजार, मौद्रिक बाजार, मनी मार्केट, और अंग्रेजी और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। बहुत ध्यान से सुना और मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो वित्तीय बाजार है भारत में वो दो प्रकार के हैं, एक मौद्रिक बाजार और दूसरा पूंजी बाजार। बस इन दोनों को ही पढ़ लो, इतना सही काफी है इस टॉपिक में। फिर आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, बस इतना सही टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है और आपके एग्जाम के लिए ऐसा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है फिलहाल। फिलहाल तो मेरे प्यारे साथियों, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट मौद्रिक बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें, याद करो दोस्तों, ये जब ए के पास आया था तो बी ने ए ने ये पूछा था या नहीं जनाब कितने समय के लिए पैसा चाहिए, पूछा था। तो दोस्तों अगर ये जो पैसों का लेन देन अल्पकालीन होता है, अल्पकालीन, अल्पकालीन मतलब शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म अर्थात दोस्तों और साफ साफ 1 वर्ष से कम और साफ साफ 364 डेज तक, बस इतना याद रखना है। जब ए बी को 364 दिनों तक पैसा देता है देन इट इज कॉल्ड मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म के लिए इसे बोलते हैं मौद्रिक या मुद्रा बाजार। क्या इतनी बात सबको समझ आई? क्या आप इसे मौद्रिक बाजार कह लो या क्या मुद्रा, ऑब्लिक में दोनों डाल लेना, या मुद्रा बाजार। तो जो मुद्रा बाजार है इसमें जो लेन देन होते हैं वो कितने समय के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म, 1 वर्ष से कम। बोलो क्लियर। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस, तो ये किसके साथ डील करेगा, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन बोले तो लॉन्ग टर्म। जल्दी से कॉमन सेंस लगा लो, लॉन्ग टर्म का मतलब मोर देन 1 ईयर। बोलो समझ गए। जब ए बी को 1 साल से ज्यादा के लिए पैसा देगा दिस इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट, 1 साल से कम मनी मार्केट। ठीक गए। एक और इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल मार्केट मनी मार्केट जो है इसके विनियामक, बहुत सारे बच्चों को ये वर्ड समझ में नहीं आता, विनियामक तो इंग्लिश में थोड़ा समझ में आता है रेगुलेटर, नहीं आया अब, रेगुलेटर मतलब पापा। इस बाजार को कौन कंट्रोल करेगा, तो इस बाजार के विनियामक है आरबीआई। मनी को रेगुलेट कौन करता है, मतलब मनी मार्केट के संचालक, रेगुलेटर, कंट्रोलर कौन है, आरबीआई। इसी तरीके से जो कैपिटल मार्केट है इसके विनियामक, विनियामक मतलब रेगुलेटर है सेबी। कौन है, सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, दैट इज कॉल्ड आरबीआई एंड दैट इज कॉल्ड सेबी। सही है दोस्तों। तीसरी बात, मनी मार्केट के उपकरण, उपकरण का मतलब है इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या, नो इंस्ट्रूमेंट का मतलब दोस्तों यहां बी ए को कुछ ना कुछ दे रहा था जिन्हें हम प्रतिभूति या वित्तीय परिसंपत्ति कह रहे थे। तो आखिर मनी मार्केट में क्या क्या चीजों का देने से आदान प्रदान होगा, मतलब अरे जैसे सब्जी बाजार में सब्जी को खरीदते हैं तो ऐसे मनी मार्केट में किसे खरीदते और किसे बेचते हैं, वो उपकरण हो गए। तो मनी मार्केट के उपकरणों में क्या क्या आता है, तो इसमें आता है नंबर 1 कमर्शियल पेपर, जैसे अपन लिख रहा है वैसे आप भी लिखेंगे, कमर्शियल पेपर,
वाणिज्यिक प्रपत्र, वाणिज्यिक प्रपत्र, कमर्शियल पेपर, वाणिज्यिक प्रपत्र। नंबर 2 ट्रेजरी बिल, क्या मैंने आपको पढ़ाया था? ट्रेजरी बिल्स, शॉर्ट में टी बिल्स। और दोस्तों हिंदी में राजकोष विपत्र, राजकोष विपत्र। तीसरा नगद प्रबंधन बिल, नगद प्रबंधन बिल या विपत्र कह लो, विपत्र। तीसरा आर्थोपाय अग्रिम, लेकिन कई बार हमारी क्लास के बच्चे बहुत चंट होते हैं और दोस्तों जब मैं आर्थोपाय अग्रिम लिखता हूं तो वो सिर्फ यही लिखते हैं, लेकिन पेपर में वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिख दिया जाता है, फिर फंस जाते हैं और सोचते हैं ये क्या है। देखो कई बार इकोनॉमिक्स के पेपर में आप देखोगे, इकोनॉमिक्स के सवाल में ऐसे लिखा होगा वेज एंड ऐसे मीन्स एडवांसेस, फिर फंस जाओगे। इसलिए अगर जो चीजें हम जैसे लिखते हैं बोर्ड पर या जैसे पढ़ाते हैं आपको वैसे ही पढ़ना है। मुझे लग रहा है मेरी इतनी सी बात बहुत छोटी सी समझ में आ गई, बोलो यस। नहीं तो आप ये मत सोचना कि भैया अपन को वेज एंड मीन्स से क्या मतलब, अपन तो ये लिखते हैं आर्थोपाय अग्रिम, हो सकता है एग्जामिनर ये ना लिख के दे, सिर्फ देवनागरी में लिख दे वेज एंड मीन्स, फिर फंस जाओगे। हो सकता है दोस्तों वाणिज्यिक प्रपत्र ना लिखे, तुम कहोगे हम तो चंड आदमी हैं, हम तो हिंदी में लिखेंगे, वो एग्जाम में लिख दे का कमर्शियल पेपर, ऐसे भी लिख के दे सकता है। आप पीवाईक्यूज पढ़ोगे तो दिख जाएगा आपको, बोलो जी यस ना। नंबर 5वां दोस्तों बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जैसे लिख रहे हैं जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ना है बस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र, विनिमय विपत्र, विनिमय विपत्र। नंबर 6 सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जमा प्रमाण पत्र, जमा प्रमाण पत्र, जमा प्रमाण पत्र। नंबर 7 बिल्स ऑफ एक्सचेंज सर्टिफिकेट डिपॉजिट। नंबर 7 री परचेज एग्रीमेंट, री परचेज एग्रीमेंट, पुनर्क्रय समझौता, पुनर्क्रय समझौता। 7वां। 8वां कोलेटरलाइज्ड, कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग, बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस, कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस, शॉर्ट में कहते हैं सीबीएलओ, हिंदी में कहेंगे संपार्श्विक। देखो आदर्श ऐसे संपार्श्विक, समझ में आ रहा है? संपार्श्विक उधार एवं ऋण देता, ऐसे बोलते हैं। बाकी प्रचलन में बहुत ज्यादा सीबीएलओ के नाम से है। ये क्या होता है अपन को कोई मतलब नहीं है। कॉल मनी, हिंदी में कॉल मुद्रा कहते हैं, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। नोटिस मनी, हिंदी में नोटिस मुद्रा कहते हैं इसको। एंड लास्ट में आम मनी, सावधि मुद्रा कहते हैं। बस ये सारे इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट के हैं, ध्यान समझेंगे। सब्जी बाजार में आलू भिंडी टमाटर गोभी मटर बेची जाती है और मनी मार्केट में कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रीपर्चेज एग्रीमेंट, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी बेचे और खरीदे जाते हैं। बोलो समझ गए? बात खत्म, इतना सिंपल है। नहीं समझे क्या? कपड़ा बाजार में कपड़ा खरीदा जाता है, शर्ट पैंट, बोलो जी यस, है ना? जूते बाजार में जूते खरीदे जाते हैं, ऐसे यहाँ पे मनी मार्केट में ये चीजें खरीदी और बेची जाती हैं। क्या बात समझ गए? फिर से एक बार रोको रोको रोको, फिर से एक बार। बी ए को जो प्रतिभूति दे रहा था, ये वित्तीय परिसंपत्ति। तो आप सोच रहे होंगे क्या ये प्रतिभूति क्या है, ये वित्तीय परिसंपत्ति क्या है? बोलो जी यस। तो ये जो प्रतिभूति है, वित्तीय परिसंपत्ति है, वो यही है, ये जो ग्रीन में लिखे हैं हरे में। बोलो जी यस। मतलब इन्हीं चीजों को बी ए को देता है और उसके बदले ए बी को पैसा देता है। बोलो यस। थोड़ा सा आप लोग स्टॉप करो राइटिंग को, बाद में लिखना, थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा, थोड़ा मुझे और सुनो। ट्रेजरी बिल मैंने आपको समझाया था, उसी को बेस बना के थोड़ा समझाता हूं दोस्तों। भारत सरकार को चाहिए था पैसा, याद करो। ट्रेजरी बिल, अरे परसों ही तो पढ़ाया। भारत सरकार को क्या चाहिए था? तो भारत सरकार की बैंक क्या है? यस दोस्तों, आरबीआई से कहा कि आप ट्रेजरी बिल जारी करो और पैसा लाके दो। तो यहां पर बी कौन हो गया? बी हो गया सरकार, वो तो आरबीआई। और ए कौन हो गया? मैं या बैंक या कोई कंपनी जो ट्रेजरी बिल पे निवेश करेगी। बोलो जी यस। समझ गए कॉन्सेप्ट? बोलो जी यस ना। दोस्तों बाकी ट्रेजरी बिल बता दिया था 91, 182, 364 और 25 शेयर उसके मल्टीपल्स में। आरबीआई की वेबसाइट है इंडियस ओम या रिटेल डायरेक्ट, उसमें जाके खरीदते बेचते हैं। ऐसा बताया था आपको, बस ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट है। अब लिखते रहो। क्या बताओ, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नहीं, दैट इज कॉल्ड मनी मार्केट। सही है? इतने सारे पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इनमें से 2-3 चीजें ऐसी हैं जो सबको पता होना चाहिए। जैसे वहां पे लिखा कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, वो लास्ट में लिखा क्या लिखा? तो दोस्तों बता देते हैं, इन तीनों के माध्यम से, इन तीनों के माध्यम से बैंक्स आपस में ऋण का लेन देन करती है। चुपचाप देखते रहो, बाद में लिख लेना, प्लीज देखते रहो, लिख लेना बाद में, कहीं नहीं जा रहा। ये फाइल भी मिल जाएगी आपको। बोलो जैसे नॉट, पहले पूरी एनर्जी झोंक दो समझने में। दोस्तों कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी के माध्यम से अभी मैंने एक सवाल बोला, एक स्टेटमेंट बोला था, पता नहीं कितने बच्चों से समझ पाए। क्या स्टेटमेंट बोला था मैंने? कम से कम 15 मिनट पहले एक स्टेटमेंट बोला था, जब मैं एमएसएफ में एक लाइन बोल रहा था, लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट, अंतिम ऋणदाता के रूप में। ऐसा कुछ मैंने बोला था कि जब बैंक के पास कहीं से भी लो पैसा ना मिले, तो दोस्तों अब वही लाइन, जब बैंक के पास कहीं से भी पैसा ना मिले तो आखिरी दरवाजा, वहां पे आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए। इसको कहते हैं दोस्तों प्रतीक्षण सजग, प्रतीक्षण तटस्थ। ये गौतम बुद्ध सिखाते हैं और आपकी धरती, आपके बिहार की धरती से ही इनको निर्वाणा मिला था। दोस्तों गौतम बुद्ध कहते हैं प्रतीक्षण सजग, प्रतीक्षण तटस्थ। हम कब क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मैं हमेशा साक्षी भाव से उसे देखता है। तो मैंने आज से 2 साल पहले किस क्लासरूम में किस कॉर्नर पे खड़े होकर क्या बोला था, मुझे आज भी याद रहता है। तो अगर ये तो लग रहा होगा हवाबाजी ज्यादा हो गई, तो वो तुम्हारी मर्जी। दोस्तों एक मेडिटेशन होता है जिसको हम बोलते हैं विपश्यना। पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व का सबसे गहरा मेडिटेशन है विपश्यना। 2011 से 2012 से मैं लगातार विपश्यना करता हूं और ये मेरे ये मेरे जीवन में बहुत सहायक रहा है विपश्यना। राइट, विपश्यना आप देखो कितनी विडंबना है दोस्तों। हमारा यूथ के विपश्यना के बारे में हमारे यूथ ने सुना भी नहीं होगा। आई मैं हाथ खड़े करवाऊं तो हार्डली 2-4-5% बच्चे होंगे जिन्हें सुना होगा। बोलो जी यस। दोस्तों ये जो गौतम बुद्ध जी को तुम्हारे बोधगया में ही सेलिब्रेशन मिला, बोलो यस, नहीं बोधगया में सेलिब्रेशन मिला बोधि ट्री के नीचे, दोस्तों उनने क्या किया? विपश्यना ही करी थी। वही विज्ञान है, वही ज्ञान है दोस्तों ये विपश्यना। 2500 सालों से
म्यांमार के लोगों ने, बर्मा जैसे पहले कहते थे, वहां के लोगों ने इसको पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पास संभाल के रखी इस विज्ञान को, मतलब इस विद्या को, विज्ञान नहीं विद्या। और दोस्तों बाद में हमारे भारत तक पहुंची है और 2012 से मैं लगातार विपश्यना करता हूं। हमारे मोदी साहब बहुत बड़े विपश्यना में जाने वाले हैं दोस्तों, राहुल गांधी विपश्यना करते हैं, अरविंद केजरीवाल जाते थे दोस्तों। ये बहुत बड़ा मेडिटेशन है दोस्तों। बस मैं एक ही लाइन बोलूंगा, तुम्हारा दिमाग घनचक्कर की तरह घूम जाएगा। जब आप पहली बार विपश्यना करने जाएंगे तो आपको दोस्तों एक बाउंड्री के अंदर रखा जाएगा, मतलब एक कैंपस होता है, उस जैसे केजीएस कैंपस है, ऐसी विपश्यना केंद्र के कैंपस होते हैं। फ्रेजर रोड में हमारे पटना में भी है दोस्तों, ऐसी पूरे इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में इसके सेंटर्स हैं, राइट। तो कभी तुम्हें मौका मिले तो जाइएगा आप लोग, बहुत अच्छी चीज सिखा रहे हैं आप लोगों को, गुमराह नहीं कर रहे, राइट दोस्तों। बस इतना तुम्हारा दिमाग सुन के घूम जाएगा मैं जो बोलने जा रहा। पहली बार में 10 डेज का कोर्स होता है, कितने दिन का? 10 डेज। तो जब भी आप जाना चाहेंगे तो आपको 10 डेज के लिए जाना होगा। तो 10 डेज के लिए कैंपस के अंदर ही आप रहेंगे। आगे तो भैया बात बताने वाले हैं, नो मोबाइल फोन, नो किताबें, नो अखबार, नो न्यूज चैनल, नो टीवी, नो एफएम रेडियो, बाहरी दुनिया से कट गए। आ जाओ बेटा, आप नेक्स्ट स्टेप। आपने सुना होगा साइलेंस, मौन, जिसमें हम बोलते नहीं है, लेकिन आपको वहां साइलेंस में नहीं रहना है, आपको वहां पे 10 दिन तक रहना है नोबल साइलेंस, जिसको बोलते हैं आर्रेमोन। आर्रेमोन का मतलब होता है इवन ना आप आंखों से, ना आप हाथों के इशारों से किसी से बात नहीं कर सकते दोस्तों। द होल 10 डेज आपको दोस्तों अपनी दुनिया में रहना है भाई। सुबह 4 बजे उठना होगा, रात के 9 बजे सोना होगा। इसे बोलते हैं विपश्यना। दिमाग घूम गया ना? अरे बोलो यस। द होल 10 डेज आप दोस्तों ना तो किसी को टच करेंगे, ना किसी की आंखों में आंखें डालेंगे, ना हाथों से कोई इशारा करेंगे। इसे बोलते हैं विपश्यना। और ऐसा मेडिटेशन मैं आज भी रोज करता हूं, सुबह और शाम को उठने के बाद और सोने से पहले। और दोस्तों लगातार पिछले 13 वर्षों से मेरा विपश्यना चल रहा है और उससे मुझे बहुत आत्मज्ञान हुआ है। ना कि मुझे इस संसार का, बल्कि मुझे अपने विषय का आत्मज्ञान हुआ है। ऐसी चीजों के दर्शन मुझे हुए अपने विषय में, जो चीजें किताब में कभी लिखी नहीं, जो चीजें मैंने कभी पढ़ी नहीं, इसी को बोलते हैं आत्मज्ञान। अरे बोलो सुनो, जो चीजें मैंने कभी पढ़ी नहीं, बस चिंतन मनन सोचकर विचार कर दोस्तों अपने आप चीजें फूट फूट कर निकलती हैं, तब लगता है वाह। इसी को तो बोलते हैं एनलाइटमेंट दोस्तों आपका। अरे बोलो यस, एनलाइटमेंट हो गया। आप हिंदी में क्या कहते हैं उसको? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बोलो यस। तो अभी चल रहा है काम, अभी तो हमें बहुत लंबा जर्नी सफर तय करना है। तुम चाहते दोस्तों आप भी, तो अगर मैं कभी कोई सेंटेंस बोल रहा हूं तो वो मेरी ये कला है कि मुझे याद रहेगा कि मैंने कब बोला। खैर आ जाओ टॉपिक पे। मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था, जब बैंक के पास कहीं से भी रास्ता या लोन ना मिले तो आपका दिमाग कहना चाहिए सर बैंक आरबीआई के अलावा और कहां से लेती है? तो जवाब होगा एक बैंक दूसरी बैंक से ले सकती है। बोलो जी यस। दोस्तों जब बैंक आपस में ऋणों का लेन देन करती है तो उसे कहते हैं कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। एक लाइन में, जब बैंक एक दिन के लिए पैसा ले, वन डे, तो क्या बोलते हैं? जब बैंक 2 से 14 दिनों तक के लिए पैसा ले तो क्या बोलते हैं? और जब बैंक मोर देन 14 दिन, और जल्दी बताओ मैक्सिमम कितना? 28 364 मनी मार्केट है ना, तो 14 दिनों से ज्यादा, लेकिन 364 दिनों से कम, दैट्स कॉल्ड दोस्तों कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। बोलो जी यस। ट्रेजरी बिल बता दिया था, ये बता दिए, बाकी की जरूरत नहीं है। बाकी का सवाल सुन लो आज ही, पेपर में क्या आएगा। पहला सवाल आएगा कि मौद्रिक बाजार में या मुद्रा बाजार में किस तरीके के ऋणों का लेन देन होता है, तो आंसर लिखा होगा अल्पकालीन। बोलो क्लियर है। दूसरा सवाल आएगा मौद्रिक बाजार के पापा कौन है? पापा नहीं होगा, लिखा होगा नियंत्रक या विनियामक, तो कौन है? और तीसरा सवाल होगा निम्नलिखित में से कौन से उपकरण मुद्रा बाजार से संबंधित हैं या नहीं है। अगर आपको बताया समस्या लेबर ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, प्रबंधन बिल, आपको एग्रीमेंट, आपको बता सर्टिफिकेट डिपॉजिट बिल, सब रिवर्स एग्रीमेंट, सीबीएल, गवर्नमेंट नोटिस मनी, अगर आपको याद है तो आप बता सकते हो कौन सा है कौन सा नहीं। तुमने नोट नहीं किया, मैंने एक नंबर से लास्ट नंबर तक सीरियल वाइज बोला दोस्तों, कोई सीरियल भी मिस नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं विपश्यना दोस्तों। एक बार अगर मैं कोई किताब पढ़ लूं तो मुझे ये भी याद रहता है कि ये कॉन्सेप्ट दाएं साइड ऊपर वाले हिस्से में लिखा है, ये वाला बाएं साइड नीचे वाले हिस्से में लिखा है, ये भी याद रहता है दोस्तों। इसी को कहते हैं दोस्तों सचेतना। आपको भी क्या करना है, आप लोगों की समस्या है कि दोस्तों पढ़ रहे और गुरुजी बातें भूल जा रहे। समस्या है नहीं, क्यों समस्या है? क्योंकि मन से नहीं पढ़ रहे, दिल से नहीं पढ़ रहे, उमंग से नहीं पढ़ रहे, बस पढ़ रहे क्योंकि बाप चाहता है कि दरोगा बन जाए। पढ़ रहे इसलिए कि दरोगा बन जाएंगे या कुछ बन जाएंगे तो दोस्तों हमारा नौकरी लगने के बाद छोकरी मिल जाएगी दोस्तों, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो भाई साहब तब तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं पढ़ता हूं तो किस लिए पढ़ता हूं? एंजॉयमेंट के लिए। मैं पढ़ता हूं दोस्तों ऐसे जैसे आप दिवाली में पूजन करके पटाखे चलाने की आपको बेसब्री होती है, ऐसे मैं पढ़ते समय मुझे नए ज्ञान की बेसब्री होती है। अगर हमारा कोई भी स्टूडेंट इस उमंग के साथ पढ़ लेता है, उसे दोस्तों दुनिया की कोई भी शक्ति उसे पराजय नहीं कर सकती है। बोलिए यस। ले हमारा यूथ इतना ज्यादा सजग कहां है? यूथ तो डाइवर्टेड इंस्टाग्राम पे दोस्तों आजकल, है ना। सब लोग 24 आवर इंस्टाग्राम पे लगे पड़े, या कोई कहीं लगा पड़ा, कोई एनआईटी के घाट पे जाता है कभी-कभी। तब ये सुनो तो दोस्तों सेलिब्रेशन से पढ़ो, सेलिब्रेशन। मैंने कहा सेलिब्रेट, हर एक दिन को, हर एक कॉन्सेप्ट को सेलिब्रेट करो। अगर आप सेलिब्रेट करोगे दोस्तों एंजॉयमेंट मिलेगा। वो सब छोड़ो, दिमाग में ऐसा चढ़ जाएगा, तुम खरोच खरोच के छोड़ोगे तब भी नहीं छूटेगा। या तुम सर पढ़ रहे लेकिन भूल जा रहे। एक ही कारण है प्रेशर, एक ही कारण है नॉन इंटरेस्ट, एक ही कारण है दोस्तों एक छोटा सा लक्ष्य की प्राप्ति। सिलेक्शन एक छोटा सा ही लक्ष्य होता है, तुम्हें लगता है बहुत बड़ा होता है। अगर जिस दिन तुम्हारे ज्ञान के लिए भागोगे उस दिन दोस्तों सिलेक्शंस तुम्हारे पीछे भागेंगे। सिलेक्शन नहीं, मैंने कहा सिलेक्शंस भागेंगे। पहले ज्ञान के पीछे भागना सीख लो। कौन क्या बात समझेगे नहीं? बस इतना ही था आज के लिए। बाबा भरत नहीं बोलेंगे, बाकी का ज्ञान बाबा भरत कल देंगे आपको। आगे चलिए। तो कैपिटल मार्केट के पापा कौन है? कौन है दोस्तों? नेक्स्ट लिख लो इसके उपकरण। कैपिटल मार्केट के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स। कैपिटल मार्केट के उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नंबर 1 शेयर्स। शेयर्स को हिंदी में कहते हैं अंश पत्र, अंश पत्र। नंबर 2 डिबेंचर्स, डिबेंचर्स हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र, ऋण पत्र। नंबर 3 दोस्तों बॉन्ड्स, बॉन्ड्स। एक बार हमने चर्चा कर ली क्लास में, बॉन्ड्स करिए नहीं करी? बॉन्ड्स, बॉन्ड्स। नेक्स्ट है इसमें डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न, व्युत्पन्न। एंड लास्ट है इसमें म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स। मेरे प्यारे साथियों ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है, दैट्स इट। बस ये हो गया हमारे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, और ये हो गया हमारा फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीट। बोलो जी यस। बस आपको इतना पता हो। देखिए कभी कभी आता है तो सेबी के बारे में आ जाता है सवाल। इसके बारे में सेबी, तो अगर आप लिखना चाहो तो अलग से लिख लो सेबी। ये किसका सवाल है दोस्तों? पहले क्या लिखा? क्रेडिट, किसी ने क्रेडिट पूछा क्या आपने? देख लो आराम से, देख ना हम कहां पे थे। हाँ सेबी, तो सेबी के बारे में ऐसी फैक्ट्स लिख लो। स्थापना, स्थापना सब लोग सेबी के बारे में लिख लें। फुल फॉर्म लिखा हुआ है सेबी के बारे में। स्थापना सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ
लिख लें, फुल फॉर्म भी लिख लें, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, क्योंकि मैंने वहां पे सिर्फ इंग्लिश में लिखा है। ऑनलाइन सारे लोग फोकस करें, सेबी के बारे में लिखें जल्दी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, राइट। तो लिख लो स्थापना, एरो डालकर 1988, सेबी, सही है। पहला पॉइंट स्थापना, स्थापना 1900, लेकिन ब्रैकेट में लिखो गैर सांविधिक निकाय। क्या होता है थोड़ी देर में बताते हैं, लिख लो इसी के नीचे। स्थापना में एक दूसरा लगाकर 1992 सांविधिक निकाय, सांविधिक निकाय, सांविधिक निकाय का मतलब होता है स्टैट्यूटरी बॉडी। एक लाइन में सुन ले, आनंद आ जाएगा। सुना है क्या? जब 1988 में सेबी बना, पहले तो ये समझो स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। तो भारत में एक होता है संवैधानिक निकाय, प्लीज फोकस करें। संवैधानिक निकाय क्या होता है? जिस बॉडी के बारे में संविधान का कोई अनुच्छेद बोलता हो उसे कहेंगे संवैधानिक निकाय। क्लियर है? जैसे वित्त आयोग अनुच्छेद नंबर 280, वित्त आयोग अनुच्छेद नंबर 200, तो वित्त आयोग कैसी निकाय हो गई? और यदि किसी बॉडी के बारे में पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास हुआ है, एक लाइन बस, बात खत्म, इतना ही बात है अपन। अगर किसी बॉडी के बारे में पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास हुआ है, एक्ट पास हुआ है, एक्ट का मतलब होता है लॉ, एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। अगर किसी बॉडी के बारे में कोई एक्ट पास हुआ है, क्या एक्ट तो जानते होंगे, मुझे उम्मीद है कि ये तो मुझसे पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे कि लोकसभा राज्यसभा में बिल आता है, प्रेसिडेंट साहब हस्ताक्षर मार देते हैं तो बन जाता है एक्ट, बस इतना है ना। और उस एक्ट से संविधान में कोई संशोधन हो और जुड़ जाए कोई आर्टिकल तो हो जाएगा अनुच्छेद, में हो जाएगा संवैधानिक। बस एक लाइन में सुनना, यदि लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट ने मोहर मार दी, बन गया एक्ट, खत्म, संविधान तक नहीं पहुंचा। दोस्तों बस सिंपल याद रखो, अगर कोई भी जैसे अभी लेबर कोड आ गए, नए श्रम कानून, अरे बोलो ऐसे। दोस्तों अगर हम बात करें तो बस सिंपल सी बात, जब 1988 में सेबी बना था उस समय ब्रैकेट में क्या लिखा है? इसका मतलब क्या कोई अधिनियम था? 1992 में सेबी का क्या बन गया? अधिनियम, और 1992 से सेबी हो गई सांविधिक। तो अगर एग्जाम में आ जाए सेबी की स्थापना तो 198% टाइम आंसर लिखा होगा 1992, तो आपको 92 ही टिक मारना है। अगर मान लो 1992 ना लिखा हो, 1988 लिखा हो तो वो भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि ओरिजिनली स्थापना तो 88 में हुई थी, लेकिन उस समय कोई एक्ट पास नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, हेडक्वार्टर मुंबई, हेडक्वार्टर मुंबई, हेडक्वार्टर मुंबई। नेक्स्ट पॉइंट, हेड, अध्यक्ष, चेयरमैन, आप बताएंगे दोस्तों, मैं नहीं बता रहा, जल्दी बताएं। हैं? तुहिन कांता पांडे, सेबी के हेड तुहिन कांता पांडे, तुहिन कांता पांडे। और दोस्तों लिख लो, यह भारतीय शेयर बाजार को नियंत्रित करता है, यह भारतीय शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। और क्या एक लाइन में क्लियर है? इसे में ये सभी बच्चे समझ जाते हैं अपने आप, समझ गए? मतलब जैसे हमारे इंडिया की बैंक्स के पापा आरबीआई है, इसी तरह से भारत का जो शेयर बाजार है इसके पापा सेबी हैं। बस समझ गए आप? नेक्स्ट लिख लो, इसके क्षेत्रीय कार्यालय लिख लो, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, नहीं मुंबई नहीं है, अहमदाबाद है, वेस्ट में अहमदाबाद, एक्चुअली वेस्ट में है अहमदाबाद, ईस्ट में है कोलकाता, साउथ में है लाइक चेन्नई, साउथ में चेन्नई, और नॉर्थ में न्यू दिल्ली। इसके रीजनल ऑफिस हैं, नॉर्थ में न्यू दिल्ली, साउथ में चेन्नई। क्या बात समझे? नेक्स्ट लिख लो, सेबी से पहले भारतीय शेयर बाजार का विनियामक, सेबी से पहले भारतीय शेयर बाजार का विनियामक सीसीआई था। सेबी से पहले, सेबी से पहले सीसीआई, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। आपके मन में एक सवाल आना चाहिए ना तुरंत, क्या आना चाहिए बताओ? फुल फॉर्म है इतना है, हमें एक सवाल आना चाहिए, बोले क्या हमने क्या कैसे सीसीआई का फुल फॉर्म, राइट? नहीं, सवाल ये आना चाहिए कि सर 1992 में आपने कहा सेबी बना और 1992 से भारतीय शेयर बाजार को पापा कौन है? सेबी। तो एक छोटा सवाल आता है मन में कि सर सेबी से पहले कौन था? बोलो अच्छा सवाल है दोस्तों, सीसीआई, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। बोलो क्लियर? बस इतना ही पढ़ाते हैं सेबी में, यही तुम्हारे एग्जाम में आएगा, राइट? और अगर सेबी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो वित्त मंत्रालय, लिखना है तो आप लिख सकते हैं यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एक आध सवाल और बनते तो बन सकते हैं इनके सदस्य, मतलब सेबी के जो हेड हैं उनमें कौन कौन है, जो ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है, तो लिख लो सेबी के सदस्य, सदस्य नंबर 1 एक अध्यक्ष, एक अध्यक्ष। नंबर 2 दो सदस्य वित्त मंत्रालय से, दो सदस्य वित्त मंत्रालय से। नंबर 3 एक सदस्य आरबीआई से, एक सदस्य आरबीआई से, राइट? नंबर 4 5 सदस्य वित्त मंत्रालय द्वारा मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड, 5 सदस्य वित्त मंत्रालय द्वारा मनोनीत होते हैं, नहीं भारत सरकार, वित्त मंत्रालय तो 2 हो गए, भारत सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, मतलब 2 सदस्यों को भारत सरकार नॉमिनेट करती है, 2 सदस्य, 5 सदस्य वित्त भारत सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, ब्रैकेट में लिख लो जिनमें से 3 फुल टाइम मेंबर्स, पूर्ण कार्यकालीन सदस्य होते हैं, फुल टाइम मेंबर्स पूर्ण कार्यकालीन सदस्य होते हैं, फुल टाइम मेंबर पूर्ण कार्यकालीन सदस्य होते हैं। दैट इज ऑल अबाउट सेबी। बाकी आप लोगों को घर के लिए काम दे दें, हैं? दे दें क्या? घर के लिए काम है एसएटी, घर के लिए एसएटी, एसएटी बस घर पे पढ़िएगा, क्या ही बताएं, पूरा फुल फॉर्म भी बताएं क्या? सिक्योरिटीज एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, हिंदी में प्रतिभूति एवं अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रतिभूति एवं अपीलीय न्यायाधिकरण, राइट?
दोस्तों ये घर पे करेंगे, आप थोड़ा पढ़िएगा सेट के बारे में, थोड़ा समझा दें क्या है। मान लो दोस्तों जैसे सेबी क्या करता है, 3 तरीके के लोगों को नियंत्रित करता है। एक लाइन में थोड़ा सा भाव पैदा करो, समझो। शेयर बाजार में 3 पार्टीज होती हैं बस। कितनी पार्टीज? नंबर 1 कंपनीज, कौन? जो अपने शेयर्स जारी करती हैं। नंबर 2 निवेशक, जो शेयर्स कंपनी के खरीदते हैं। और नंबर 3 ब्रोकर्स, जिन्हें बोलते हैं दलाल। क्या बोलते हैं? बिचौलिए। जैसे आपने एप्लीकेशन देखी ग्रो, ग्रो सुना है कि कभी नहीं सुना? आप स्टॉक, जिरोधा, एंजल वन, अरे बोलो यस। दोस्तों ये जितनी भी कंपनीज हैं इनको बोलते हैं ब्रोकर्स, दलाल, जो कंपनियों के शेयर्स को निवेशकों तक पहुंचाती हैं और निवेशक के शेयर्स को दूसरे निवेशक तक, इनको बोलते हैं ब्रोकर्स। डीमैट अकाउंट जैसा कुछ सुना होगा, जब भी हम शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, सिमिलरली बिल्कुल सरल भाषा में, बैंक में पैसा जमा करना है, पैसा निकालना है, तो सेविंग या करंट अकाउंट होना चाहिए। ठीक उसी तरह से जब आपको शेयर बाजार में शेयर्स खरीदने और बेचने हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट, तो डीमैट अकाउंट खोलता है ब्रोकर, और उसी अकाउंट के माध्यम से अपन शेयर खरीदते हैं और शेयर बेचते हैं। तो शेयर बाजार में कितने पक्ष होते हैं? पार्टीज 3, कंपनी जिसे शेयर बेचना है, निवेशक जिसे शेयर खरीदना है, और ब्रोकर जो इसको फैसिलिटेट कराएगा, सुविधा देगा कंपनी को शेयर बेचने की और निवेशक को शेयर खरीदने की। सही है? तो एक लाइन में सुनेंगे कि सेबी इन तीनों के लिए नियम कानून बनाता है कि कौन सी कंपनी रजिस्टर होगी शेयर बाजार में, अपने शेयर्स बेचना और खरीदने का काम कर सकती है, कौन सा निवेशक का पंजीकरण, जैसे मैंने कहा डीमैट अकाउंट। दोस्तों ये सब सेबी के सुपरविजन में ही होता है। सही है? तो तीनों को रेगुलेट करने का काम किसका है? सेबी का, कंपनी का भी, ब्रोकर, इन्वेस्टर्स। ये दोस्तों सेबी का मेन काम। हम बात कर रहे थे सेट की, वो ये कह रहा, मान लो सेबी ने किसी कंपनी के खिलाफ कोई नोटिस निकाल दिया, मान लो कोई कंपनी फ्रॉड के मामले में पड़ गई, और सेबी ने कहा चलो निकलो शेयर बाजार से, उसका दोस्तों डीलिस्ट कर दिया, सरल भाषा में मतलब इकोनॉमी की गोल भाषा में कहते हैं डीलिस्ट, मतलब शेयर मार्केट से कंपनी को हटा देना। तो यदि कोई कंपनी, ब्रोकर या निवेशक सेबी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तब वो जाकर शिकायत कर सकता है सेट के पास। बोलो जय हो। अब आप घर पे पढ़ लीजिएगा, बोलो पढ़ लेंगे। इसकी एक बेंच है, एक ही बेंच है पूरे भारत में, दैट इज इन मुंबई। उसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी होता है, और दोस्तों 2 इसके सहायक लोग होते हैं। इसमें 3 सदस्य होते हैं बस सेट में। और दोस्तों सेट के पास सिविल कोर्ट की पावर है, जो सिविल कोर्ट की पावर होती है। और सेट क्या करता है, अगर कोई पार्टी सेबी के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो वो जाकर उसकी शिकायत कहां कर सकती है? सेट के। देखो हमें सेबी ने फालतू में निकाल दिया, हमने तो गलती भी नहीं करी थी, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? सेट। और दोस्तों एक बात और बता दें, फिर हम मनी को शुरू करें। जैसे हमारे हिंदुस्तान में वित्तीय बाजार के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे समझना वित्तीय बाजार। तो जो वित्तीय बाजार है, फाइनेंशियल मार्केट है दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ही अगर हम बात करें तो एक आता है बैंकिंग बाजार। क्या आता है दोस्तों? बैंकिंग बाजार में सब क्या होती हैं? बैंक्स होती हैं, तो इनका बाजार। तो बैंकिंग बाजार के पापा कौन हो गए? आरबीआई, जिसे हमने मनी मार्केट नाम दे दिया था। क्या नाम दिया था अभी? मनी मार्केट। बोलो दिया था कि नहीं? अपार्ट ऑफ दैट दोस्तों एक होता है शेयर बाजार, एवरीवन, क्या, जिसे हमने नाम दिया था कैपिटल मार्केट। बोलो दिया था। तो इसके पापा कौन है? सेबी। ऐसी दोस्तों यहां पर एक और होता है, दैट इज बीमा बाजार। बीमा बाजार, बीमा बाजार। तो बीमा बाजार के पापा हैं IRDAI। पहले से इरेडा बोलते थे, अब इसे इरेडा ही कहते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों दैट इज बीमा बाजार के पापा। जैसे शेयर बाजार के पापा सेबी, ऐसी बीमा बाजार के पापा IRDAI। सही है? आपका एग्जाम इतना लो स्टैंडर्ड है, फुल फॉर्म पूछेंगे इसमें, जो मैं लिखवाता भी नहीं हूं, लिखवाने में मुझे शर्म आती है दोस्तों। जिस अगर किसी को नहीं आ रहा तो मैंने तो बता दिया, नहीं सुन पाए गूगल से लिख लेना। स्मार्ट बनो, बार बार कह रहा हूं, क्या बनो? स्मार्ट। स्मार्ट बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है आजकल, स्मार्ट बच्चों का। कम ऑन यस नॉट दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट ना। इसी तरह से एक और मार्केट है, दैट इज कॉल्ड पेंशन बाजार। पेंशन बाजार दोस्तों, पेंशन बाजार के पापा हैं PFRDA, दैट इज कॉल्ड पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो बेटा ये हो गए हमारे देश के वित्तीय बाजार के अलग अलग हिस्से और उनके अपने अपने पापा। बोलो क्लियर है? हम सेट की बात कर रहे थे। जब आज आप घर पे जाके सेट को पढ़ेंगे, बेटा देखो हमारे पढ़ाने का स्टाइल ऐसे ही है, 70% हम पढ़ाते हैं, 30% हमारे स्टूडेंट खुद पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ता उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता। याद रखना, अगर हमने आपसे कहा कि आपको सेट घर पे पढ़ना है तो विधिवत नोट्स बना के पढ़ना है। बोलो जी ऐसे, बाकी मोटी मोटी बातें मैंने क्लास में बता दी। तो सेट क्या है? ना कि सिर्फ सेबी के अगेंस्ट सुनवाई होती है, बल्कि इरेडा और PFRDA भी इनमें शामिल हो गया। पहले नहीं था, अभी हो गया। तो नहीं समझ में आई? क्या अगर मान लो इरेडा ने कोई डिसीजन दिया, इंश्योरेंस कंपनी को बंद कर दिया, अरे बोलो ऐसे दोस्तों, वो कंपनी जाकर या PFRDA, इन तीनों की शिकायतें कहां होती हैं? सेट। दैट्स इट। बोलो जी क्लियर है? चलो हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज मनी। यहां तक किसी का कोई सवाल? पक्का है? बैठिए। SIP का मतलब होता है, SIP का मतलब होता है दोस्तों सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। व्हाट इज SIP? दिस इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड्स सुना कई बार लोगों ने, लेकिन अभी मुझे स्वाद नहीं आ रहा कि मैं आपको बताऊं, इसलिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि आपके काम का है नहीं, पेपर में आएगा नहीं। बस पेपर में आएगा तो ये आएगा कि शेयर बाजार, पूंजी बाजार के उपकरण कौन कौन से हैं, और आपको पता है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स। इतना टिक मार दोगे हो जाएगा काम। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्योंकि आपने तमाम बार सुना है, आज मैं एक लाइन में बोल देता हूं, इतनी बातें बोल रहा हूं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखो इतना सिंपल सा कांसेप्ट है म्यूचुअल फंड का, सीखना चाहेंगे? हजारों बार सुना है कि नहीं म्यूचुअल फंड सुना है? बस मैं एक ही लाइन में समझा सकता हूं म्यूचुअल फंड का कांसेप्ट। बोलो समझा दूं क्या? जैसे आप सब निवेशक हैं, कौन है? वैसे तो फुकरे हैं, लेकिन हमारे एग्जांपल में निवेशक बन जाओ थोड़ी देर के लिए, कि मान लो आप लोग निवेशक हैं, फुकरों को तो दोस्तों ऑफिसर बनाना है। बोलो जी नॉट, नहीं समझेगा? तो मेरे प्यारे साथियों, मान लो आप सब निवेशक हैं और आप अपना पैसा शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन पॉइंट नंबर 1, तो मैं आता ही नहीं, निवेश कैसे करें? ऐसे ही हो तुम लोग। अब आपने क्या किया, एक कंपनी है जिस कंपनी को हम अपने इकोनॉमी की भाषा में बोलते हैं AMC। AMC का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, AMC। आगे आने वाले समय में 4-5 साल में हमारा प्लान है कि हमारी एक AMC होगी और हम एक AMC खोलेंगे। कुछ और भी लोग हैं हमारे पार्टनर्स होंगे, उन लोगों से भी बात चल रही है, एक AMC जो भी बनानी है। तो दोस्तों मैं फिर म्यूचुअल फंड का काम करूंगा। कैसे? ध्यान सुनना। क्या? AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, हमने एक कंपनी रजिस्टर करा ली, एक कंपनी बना ली,
दैट इज कॉल्ड एएमसी बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी का क्या काम होता है दोस्तों, मैं जैसे अपनी ये कंपनी बनाऊंगा, जिसका नाम मैं एएमसी बोल रहा हूं, मैं अपनी कंपनी में कुछ ऐसे लोगों को रखूंगा जो लोग शेयर बाजार में पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हो। और दोस्तों एएमसी में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें शेयर बाजार के बारे में अच्छा ज्ञान होता है, वो अपना दिन रात सिर्फ शेयर बाजार में लगे रहते हैं। तो दोस्तों अब क्या हुआ, आप सब लोग निवेशक हैं, आपको शेयर बाजार में निवेश करना है, लेकिन आता ही नहीं है, कैसे करें? और एक दो बार तुमने कोशिश भी करी तो पैसा डूब गया। बोलो जी यस। दोस्तों अपन तो रोज कम से कम हमारा रोज का टर्नओवर है, कभी बताएंगे तुम लोगों को लगेगा अभी भी दिखा सकते हैं, आज भी हमने 1,17,000 रुपए कमाए, ऐसी रोज का हमारा धंधा पानी है दोस्तों शेयर बाजार से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-2 महीने तक कुछ आता नहीं है, हम बहुत ईमानदार आदमी हैं दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है एक दिन में 2-4 पेटियां आती हैं, कभी 15-20 हजार भी आता है, कभी कभी पिछले 7-8 दिन से कुछ भी नहीं आ रहा था, अभी आया, आज कल परसों भी आया। दोस्तों पीछे कुछ नहीं आ रहा था, तो डिपेंड करता है कोई स्टॉक मूवमेंट कैसी है स्टॉक में। तो खैर वो सब छोड़ो, फिलहाल इतनी बात समझो कि आप लोग निवेशक हैं, आपको शेयर बाजार में निवेश करना आता नहीं है। आपने क्या किया, अपना अपना पैसा मुझे दे दिया। मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है एएमसी, नाम तो कुछ भी हो सकता है, मेरी मॉडल है, बैंक होती है तो बैंक का नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बैंक एक टाइप ऑफ कंपनी है, ऐसी मेरी एक कंपनी इसको बोलते हैं एएमसी। दोस्तों एएमसी के पास बहुत सारे निवेशकों से क्या आ गया, पैसा, एवरीवन क्या आ गया, पैसा। अब मैंने आप सभी लोगों का पैसा आपसे इकट्ठा किया और एक बल्क में मेरे पास पैसा आया। बोलो जी यस। फिर क्या दोस्तों, आप सोच रहे आगे क्या होगा? आगे क्या होगा, पैसा आया उठाएंगे, थाईलैंड बैंकों में निकल जाएंगे 1 महीने के लिए। बोलो यस, अयाशी वयाशी करके बनाएंगे आराम से। सोच रहे क्या होगा आगे, आगे यही होगा और क्या? देखो कह रहे सर हमें भी ले चलना। तो दोस्तों देखिए नहीं ऐसा नहीं, आप सबने अपना अपना पैसा मुझे दिया, मैं और मेरी कंपनी एक नॉलेजेबल कंपनी है, मैं मेरी कंपनी आपके इसी पैसे को अलग अलग कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन सब पे निवेश करेंगे। यहां से जो रिटर्न आएगा उसका कुछ कमीशन मैं रखूंगा, बाकी का आपको दे दूंगा। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। जाओ जियो जिंदगी। क्या बात समझ में आ गई? म्यूचुअल फंड क्या होता है समझ में आ गया? देखो सीधा सा फंडा यार म्यूचुअल फंड का। अभी मुद्दे की बात तो सुनो, आगे बहुत लंबी चौड़ी बातें हम खो जाएंगे तो दोस्तों 1 घंटे निकलेंगे नहीं, इसलिए इतना ही जरूरी, इतना आप समझो। दैट इज म्यूचुअल फंड। बोलो क्लियर? आ जाओ बेटा। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, आज के बाद तुम्हें ट्रांसपेरेंट दिख गया कि म्यूचुअल फंड का मतलब है आप एक कंपनी को पैसा देते हो, वो कंपनी आपके बदले पैसा शेयर बाजार में लगाती है। ऐसे मैं कभी म्यूचुअल फंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे खुद नॉलेज है भाई, वो म्यूचुअल फंड हाउस को कितना ज्ञान होगा जो ज्ञान मुझे है, और मैं जो लोग काम कर रहे होंगे ऐसे तो मेरे चेले घूमे बाजार में दोस्तों। बोलो जी यस। तो जो लोग शेयर बाजार का नॉलेज रखते हैं जिनके पास थोड़ा टाइम है, तुम्हारी क्लास में आया मैं 10:15 से 11:15, फिर दोस्तों मुझे 15 मिनट का टाइम मिला, इतने मैंने कर लिया 20-30 हज़ार का गल्ला, फिर 11:15 से 11:15 से क्लास ली 1:30 बजे तक, और 11:30 से 11:30 गया था, फिर दोस्तों 10-15 हज़ार मैंने कर लिया इतनी देर में। बोलो जी यस। और फिर 1:30 से 2:30 क्लास में गया, 1:30 से नहीं 11:30 से 1:30 क्लास में गया, फिर 2:30 बजे तक फ्री था दोस्तों, फिर कर लिए 30-40 हज़ार, बस हो गया काम। अभी भी कर सकता था लेकिन अब यहाँ कर रहा हूँ खड़े होकर। दोस्तों तुम्हें क्या लगता है, यही तो सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ भी पैसा कमाते, स्टाफ रूम में भी कमाते, और तो जब सो रहे होते तब भी पैसा कमाते दोस्तों। पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे पे तू क्यों करती है, वो तो हो जा मेरी पैसों की लगा दूं ढेरी। दोस्तों अभी हमारा विषय है ना यार, हमारा विषय है ना इकोनॉमिक्स दोस्तों, हिंदी बोलते अर्थशास्त्र, और अर्थ इज इक्वल टू मुद्रा। अर्थ का मतलब मुद्रा। तो दिन रात समय पैसे ही दिखता है और क्या है। तो आप एक डॉक्टर को दिन रात अगर अपना सब्जेक्ट ना दिखे, या एक इंजीनियर को दिन रात अपना विषय ना दिखे, तो इसका मतलब उसकी डिग्री नकली है और वो चोर है, छोटा तुम्हारी तरह है दोस्तों। इसलिए याद रखो ये हमारा विषय है, इसमें कोई गलत नहीं है। कमाने सुनो। और इसी विषय की बदौलत दोस्तों हम बहुत गरीब थे, आज बहुत अमीर हो गए हैं। उसका रीजन बस इतना सही है कि हमने अपने विषय के साथ जस्टिस किया, बोले तो न्याय किया। जो किताबें पढ़ी उसे बहुत ईमानदारी से पढ़ा, ईमानदारी से प्रैक्टिकल किया, ईमानदारी से काम किया, और आज भी कर रहे हैं दोस्तों। बस इतना ही अंतर है, अगर आज आप ईमानदारी से काम करोगे कल तुम्हारा भविष्य चमकेगा। आज तुम चोटापन करोगे कल तुम्हारा भविष्य करिया हो जाएगा, याद रखना। बोलो जी सही है कि नहीं? ना सीधा सिद्धांत है इस पृथ्वी पर। बोलो जी सही है। अब दोस्तों इनका सवाल था एसआईपी क्या है। देखो क्या म्यूचुअल फंड आज के बाद बहुत अच्छी तरह समझ आ गया, मतलब इतना लॉजिकली समझना था, एक आम आदमी को जितना चाहिए उतना आ गया आपको। बोलो आ गया कि निवेशक एक कंपनी में पैसा देते हैं और वो कंपनी पैसा निवेशकों के बिहाफ पर शेयर बाजार में लगाती है, प्रॉफिट आता है तो अपना कमीशन ले लेती है और बाकी का आपको दे देती है। प्रॉफिट होगा तो आपका, लॉस होगा तो भी। इसलिए कहते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। बोलो जी यस ना? क्या अगर म्यूचुअल फंड वित्तीय जोखिम बाजार के वित्तीय जोखिमों के अधीन है, कृपया सभी दस्तावेजों को ठीक ढंग से पढ़ लें। बोलो यस। अब दोस्तों एसआईपी पे आते हैं। अब एसआईपी समझा पाऊंगा, अभी तक नहीं समझा पाता। और वो दोस्तों ये कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके, कितने तरीके? पहला है वन टाइम और दूसरा है एसआईपी। ये 2 तरीके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के। वन टाइम का मतलब आपके पास 50,000 है, 5,000 है, 1 लाख है, 5 लाख है, 1 करोड़ है, जो भी आपने दोस्तों एक बार में लिया, एक कंपनी को दिया म्यूचुअल फंड एएमसी को, उसने किसी म्यूचुअल फंड में लगा दिया, खत्म पैसा। दिस इज वन टाइम। नहीं समझ पाए? समझ गए? दूसरा तरीका है आपने उस एएमसी से कहा, एएमसी कि भाई साहब हम हर महीने 10 तारीख को 5-5 हज़ार रुपए देंगे और ऐसा हम 10 साल तक करेंगे। दैट इज एसआईपी। बोलो जय हो, खत्म बात। दैट इज एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब एसआईपी का पैसा इन्वेस्ट कहां होता है? म्यूचुअल फंड में। लेकिन एसआईपी का फंडा क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर तारीख को एएमसी को देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं एसआईपी। तो मतलब म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 2 तरीके हैं, या तो वन टाइम या एसआईपी। दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। चलो खैर आगे चलते हैं दोस्तों, एक बात और बताते हैं। हाँ वहीं पे आ गए दोस्तों। अगर हम बात करें भारत के शेयर बाजार की, शेयर मार्केट की, तो हमारे भारत में 2 बड़े-बड़े शेयर बाजार हैं जहां पे कंपनी सूचीबद्ध होती हैं, लिस्टेड, और उन शेयर बाजार से अपने शेयर्स को बेचती हैं। बोलो जी यस। तो भारत में 2 बड़े-बड़े शेयर बाजार हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दैट इज कॉल्ड एनएसई। और तू यही बात मुस्कुरा के भी कह सकता था, तो सही कह रहा मैं, है ना? क्योंकि दोस्तों ये क्या हमारा पुराना स्टूडेंट है, इसने फाइनेंशियल मार्केट पहले पढ़ा है, ध्यान समझना। और मैंने सीधा ये सब खत्म करके मैंने कहा चलो नया चैप्टर पढ़ते हैं। तो इसने आया, इसने देखा सेबी के बाद बीएससी एनएससी लिखा है, और उसने देखा ये तो स्किप कर दिया इसने। तो दोस्तों ये मुंह हट के बीएससी एनएससी है। अभी तो मुस्कुरा के भी बोल सकता था, राइट? नहीं बोला तो मैं तुझसे बोलता ही नहीं, मुंह नहीं चलाने का टीचर से। अगर टीचर ने जो कह दिया बस बोलो हाँ, तो ये बात तो मुस्कुरा के भी बोल सकता था, सर ये भी रह गया बीएससी एनएससी। तो सर कहते यस है बीएससी कर रहा है, ऐसी लोगाई के साथ करेगा वो किसी और के साथ बढ़ जाएगी। दोस्तों याद रखना। बोलो ये
आजकल इतनी भग रही है, तुम्हें तो पता ही होगा सब कुछ। तो इसलिए हमारा बड़ा हॉट मुद्दा रहता है। बोलो जी सर, बेटा संभालना बहुत मुश्किल है, तुम लोग सीख लो हमसे। बोलो जी यस। मतलब हमारे ब्याह को 4.5 साल हो गए। कितने साल? बोलो यस। और 4.5 साल में विद्या माता कसम हमारी बीवी ने एक भी दिन, एक भी घंटे, एक भी मिनट के लिए मुंह नहीं बनाया। जय हो दोस्त। अब क्या है, उसके लिए हमने बहुत ज्ञान प्राप्त कर रखा ना जीवन का। वही तो हम तुम लोग को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देते रहते हैं, तो हमें लगता है हमारा मजाक कर रहा है, इसलिए ऐसे नहीं बोलना बीवी से, नहीं तो बेटा वो दूसरा तलाशने लगेगी। और जहां भी थोड़ा सा मिल गया खिसक लेगी। बोलो जी आजकल ड्रम बम तो इतने सारे फेमस हो ही रहे हैं, है कि नहीं? नहीं समझेगा? बताइए दोस्तों, लोगों को मेघालय ले जाके चलो जाओ। बोलो जी, इसलिए भाई बहुत सतर्कता पूर्वक रहना है। तो दोस्तों जरा ध्यान समझिए, तो अगर हम बात करें बीएससी एनएससी, तो भारत में रुको, भारत में ये देखो कितने चंट है, क्या ये डर का माहौल रहना चाहिए। अब तुम समझ लो इसके पति का क्या हाल होने वाला है। बेचारे बेचारे की तो गई पहले से ही। हे प्रभु, उसके लिए थोड़ी सी कुछ कृपा कर देना इसकी तरफ से। तो अगर हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बस भारत के शेयर बाजार में दो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। फिर से समझ लो, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? ऐसे समझना, स्टॉक एक्सचेंज एक जगह है और एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारी कंपनियां आती हैं और अपने अपने शेयर्स अपने अपने आप को रजिस्टर कराती हैं। जैसे हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं रजिस्टर, पंजीकरण की जगह हम बोलते हैं लिस्टेड, हिंदी में सूचीबद्ध। अगर ऐसे कल को हमारा खान ग्लोबल स्टडी केजीएस अगर चाहेगा कि हमें शेयर बाजार में अपने अपने शेयर्स बेचने, शेयर्स, तो केजीएस अपने आप को या तो बीएसई में या एनएसई में सूचीबद्ध कराएगा, बोले तो रजिस्टर कराएगा और देन अपने शेयर्स को बेच सकता है। बोलो जी क्लियर? तो भारत में कितने शेयर बाजार हैं? तो बड़े बड़े, वैसे तो और भी हैं लेकिन बड़े बड़े, बीएसई और एनएसई। लेट्स टॉक अबाउट बीएसई फर्स्ट। बीएसई की जो स्थापना है वो 1875 में हुई, 1800। और दोस्तों ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, सबसे पुराना शेयर बाजार। ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। दूसरी बात, तीसरी बात बताएं, इसका पुराना नाम, पुराना नाम, पहले इसको बोलते थे नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। पहले से बोलते थे नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, ये इसका पुराना नाम था। दोस्तों आप समझना, टॉप सूचीबद्ध कंपनियां, टॉप सूचीबद्ध कंपनी, अभी बता रहा हूं लिस्टेड कंपनी। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, इसमें टॉप सूचीबद्ध कंपनी होती है 30। एक मिनट होल्ड करो, लिख लेना भी, जब मैं लिखूं तब लिख लेना भी, सुन लो। वैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो मोर देन 5000 कंपनीज आर लिस्टेड। इस समय हमारे देश के बीएसई में 5000 से ज्यादा कंपनियां सूचीबद्ध हैं, मतलब रजिस्टर्ड हैं, मतलब अपने अपने शेयर्स को खरीदती है और बेचती है। मोर देन 5000 कंपनीज, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लगभग 5000 से ज्यादा कंपनीज इसमें सूचीबद्ध हैं। लेकिन इतनी 5000 कंपनीज में से टॉप की 30 कंपनी इसमें निकाली जाती हैं। और आप पूछोगे सर वो कौन सी है, तो मैं कहूंगा यार देखो मुझे नहीं पता। आप लोग फिर क्यों पढ़ा रहे तुम? तो मैं कहूंगा यार देखो 5000 कंपनीज हैं, उनमें से कोई भी कंपनी नीचे से ऊपर जा सकती है और कोई भी ऊपर से नीचे, तो लेकिन हमेशा जो टॉप की 30 होंगी उन्हें कंसीडर करेंगे। लेकिन मैं एक आइडिया दे सकता हूं, भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटा, महिंद्रा, अरे बोलो यस, ऐसी कंपनीज, मारुति सुजुकी, एशियन पेंट्स, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो हमेशा इन 30 कैटेगरीज में होती हैं। बोलो जी यस। बाकी एक और शब्द होता है, बताएंगे तुम और कंफ्यूज होगे, दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण। ये क्या होता है? ये तुम्हारे बस की है नहीं अभी समझना, ये तुम्हारी बस की नहीं, तुम्हारी जरूरत की नहीं है चीज। बाकी इतना समझ लो, कंपनी का साइज तय करेगा कि कौन सी कंपनी ऊपर होगी और कौन सी कंपनी नीचे। बस कंपनी का साइज, जो जितनी बड़ी कंपनी होगी वो कंपनी उतनी ज्यादा ऊपर होगी, जो जितनी छोटी होगी वो नीचे। सही है दोस्तों? तो टॉप की बस इतना याद रखना, पेपर में आता है तो यही आता है जितना अपन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे इतने वर्षों का असीम अनुभव है जो आपके साथ शेयर करते हैं। और अगर डॉक्टर भरत ने जिस टॉपिक में जिस बैच में जो पढ़ा दिया, बस उस बैच का वही क्वालिटी होगी। ये हमारा बहुत तगड़ा काम होता है दोस्तों। इस पैसे थोड़ा कि रोज जाते हैं उठा के चले आए, आपको पढ़ाने से पहले आपके एग्जाम में पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन पेपर आए वो सब यहाँ पे इंस्टॉल करा गया। इंस्टॉल करने के बाद एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया, टॉपिक बनाए गए, उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे उसी आधार पर पूरा करिकुलम डिजाइन हुआ, वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। क्या मेरी बात समझ गए दोस्तों? ऐसे मुझे ये लोग बहुत सारे ब्रांचेस में रखते हैं, बताया था एक दिन आपको कि अभी एमबीबीएससी में भी पढ़ाता हूं, यूपीएससी यूपीएससी। बोलो जी तो कैसे पढ़ा पाएंगे भाई साहब? दोस्तों हर चीज का एक अपना नेचर है, हर एग्जाम का एक पैटर्न है। तो पहले एग्जाम की स्टडी करी जाती और डिटेल तरीके से, उसमें तकरीबन एक महीने तक का समय लेता हूं मैं, मांगता हूं 15-20 दिन तो मुझे चाहिए। फिर उसका मैं एक करिकुलम बना के तब पेश करता हूं। और फिर आप जब जाते हैं, आपने 2 बार तो देख लिया, पेपर में जो पढ़ाया वही एग्जाम में आया। बोलो जी आया? इस बार भी आएगा दोस्तों। तुम्हारी किस्मत ही खराब हुई तो नहीं आएगा, और नहीं भी आएगा तो ना तो मुझसे कुछ कह पाओगे ना कुछ मुझसे कुछ कह पाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पे हम और आप मिलकर प्रयत्न ही तो कर रहे हैं। बोलो जी सुनो, आया अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगली बार आएगा, लेकिन अपन मेहनत पूरी कर सकते हैं। बोलो जी सुनो, अपना काम तो मेहनत करने का है ना, बाप का काम तो बच्चों को पढ़ाने का है। सफल हुआ असफल हुआ तो बच्चों के ऊपर है, ऐसे वो एग्जाम पे छोड़ दो, बाकी अपन काम करके जाओ। खैर, टॉप की सूचीबद्ध कंपनियां कितनी होती है? 30। सही है। बीएसई का सूचकांक इंडेक्स, तो बीएसई का जो सूचकांक है, बीएसई का जो इंडेक्स है, इसे हम बोलते हैं सेंसेक्स। हमारे सभी भाई बहनों ने हजारों बार ये शब्द देखा है, सेंसेक्स सेंसेक्स सेंसेक्स, ऐसा सुना है आपने, लेकिन आज आप जीवन भर के लिए याद कर लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसेक्स। दोस्तों सेंसेक्स इज एन इंडेक्स ऑफ बीएसई। इंडेक्स सूचकांक को बोलते हैं इंडेक्स। तो सेंसेक्स बीएसई का एक सूचकांक है। एक ही लाइन में बताऊंगा, बहुत गौर से सुन लेना। अर्थात जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें जो टॉप की 30 कंपनीज हैं, उन 30 कंपनीज के शेयर्स के दाम, एवरीवन क्या, उन 30 कंपनीज के शेयर्स के दाम बढ़े या घटे, इसकी बात हम सिर्फ देख लेते हैं सेंसेक्स से। दैट्स इट। ध्यान समझना, अगर आज मुझे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कंडीशन देखनी है कि आज मेरे देश में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैसा है, तो दोस्तों आप समझना, प्लीज फोकस करना, एक लाइन में पूरा ज्ञान है। और वो ये कि अगर मुझे अपने भारत के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की दशा देखनी है, दशा, तो क्या मैं 5000 कंपनीज के शेयर्स की स्टडी करूंगा क्या? इसके बड़े, इसके घटे, इसके बड़े, इसके घटे, इसके बड़े, इसके घटे, इसके बड़े 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 घटे घटे घटे, क्या मैं पूरे 5000 कंपनियों को देखूंगा? तो इसीलिए दोस्तों एक बना दिया सेंसेक्स। मतलब सेंसेक्स क्या है? टॉप की 30 कंपनीज के, एक ही लाइन में, लास्ट खत्म, टॉप 30 कंपनीज के शेयर्स का एवरेज प्राइस, औसत मूल्य बोलते हैं सेंसेक्स। अगर वो 30 कंपनीज के शेयर्स का एवरेज प्राइस बढ़ेगा तो हम कहेंगे सेंसेक्स ने छलांग मार दी, और 30 कंपनीज के शेयर्स का दाम घटेगा तो हम कहेंगे सेंसेक्स लुढ़क गया। बोलो क्या बात समझ में आ गई? कब बढ़ेगा कब घटेगा एक लाइन में वो भी समझा दिया जाए क्या? लो जी, कितनी सिंपल सी बात है यार। शेयर्स का जो दाम है वो डिमांड सप्लाई पे चलता है। शेयर्स का दाम, शेयर्स का दाम, चलो जी एक लाइन में सीख लो, बात खत्म। पैसा जम, मान लो दोस्तों अभी मोदी जी पगला जाए, आज 7-8 बजे ज्यादा पगलाते हैं, जैसे मोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन किया था रात के 8 बजे, ऐसे मान लो आज 27/11 को पगला जाए,
बुढ़ापा तो चल ही रहा है, सड़िया कभी भी सकते हैं। तो मान लो मोदी जी सड़िया जाए और मोदी जी कहें मुर्मू जी, मुर्मू जी ले लो हमारा रेजिग्नेशन, हम आज ही संन्यास ले रहे हैं, मान लो। वैसे तो ऐसा करेंगे नहीं, कुर्सी प्रेमी रखे हैं, बोलो यस, नहीं मान लो कह दिया, तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो निवेशक है वो सोचेंगे भारत तो गयो, भारत तो, और अपना अपना पैसा शेयर बाजार से खींच लेंगे। शेयर्स की डिमांड कम, सप्लाई, प्राइस, सेंसेक्स सलाम, बोलो जय हो, सीख गया, बोलो यस। या मान लो आज 10 जगहों पे एक साथ इंडिया में बम ब्लास्ट हो जाए, जो होने वाला था, सुन रहे हैं, रोक लिया या बच गया दोस्तों, 10 जगह बम ब्लास्ट हो जाए, तो नेशनल इंटरनेशनल इन्वेस्टर सोचेंगे भारत तो अपना अपना पैसा। या मान लो दोस्तों आज हमारे हिंदुस्तान में टॉप वर्ल्ड की टॉप 20 कंपनीज दिल्ली, बेंगलुरु जैसी जगहों में निवेश करते हैं, अर्थात दोस्तों टॉप 20 की कंपनीज भारत में कहें कि हम भारत में आके अपने अपने ऑफिसेस खोल रहे हैं, अपनी अपनी ब्रांच खोल रहे हैं, चाहे वो सैमसंग हो, एप्पल हो, जैसे खोली अभी, ऐसी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनीज अगर भारत में आती हैं और इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो इसका मतलब भारत राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा होगा। तो हमारा भारत और अंतरराष्ट्रीय निवेशक सोचेंगे भारत के तो अच्छे दिन आने वाले हैं, और दोस्तों ऐसे में लोग कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगाएंगे, तो कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा और सेंसेक्स छलांग मारेगा, बोलो जय हो। क्या कॉन्सेप्ट समझिए, आ जाओ एनएसई। दोस्तों अगर हम एनएसई की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1992 में, 1990 दोस्तों एक समिति बनाई गई थी भारत में जिसका नाम था फेरवानी समिति, इसने इसकी स्थापना करी। इसके रिकमेंडेशन के बाद इसका भी मुख्यालय मुंबई में ही है, इसका तो मुंबई लिखा ही है, ये भी मुंबई में ही है, क्योंकि मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है। क्या है दोस्तों, टॉप सूचीबद्ध कंपनियां अगर मुझे इसमें देखी जाए, ये टॉप सूचीबद्ध कंपनी, तो इसमें टॉप सूचीबद्ध कंपनियां हैं दोस्तों 50। इतनी, कई बार मेरे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर, और डाउट आता है आपके मन में, सर क्या एक कंपनी दोनों शेयर बाजार में जा सकती है, तो मैं कहता हूं यस, एक सिंगल कंपनी दोनों में रजिस्टर्ड हो सकती है, बोलो यस, और इस 50 के अंदर ये 30 वाली भी हो सकती है। चलो, और लास्ट पॉइंट इसका सूचकांक, इसका इंडेक्स, तो मेरे होशियार बच्चे अपने आप समझ गए, बताओ इसका इंडेक्स क्या है। यस, आपने सेंसेक्स के साथ साथ रोज न्यूज में निफ्टी भी सुनते हैं, बोलो सुनते हैं, तो कॉमन सेंस, निफ्टी इज एन इंडेक्स ऑफ एनएसई। जैसे बीएसई की टॉप 30 कंपनीज के बारे में कौन बताता है, सेंसेक्स, ऐसी एनएसई की टॉप 50 कंपनीज के बारे में कौन बताता है, निफ्टी। दैट्स इट, बोलो क्लियर नाउ। दोस्तों ये तो हो गए हमारे भारत के बड़े बड़े शेयर बाजार और उनके सूचकांक, बीएसई का क्या, सेंसेक्स, एनएसई का क्या, निफ्टी, बोलो जी यस। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत में बीएसई का सेंसेक्स है, एनएसई का निफ्टी है, ऐसे अपने आप दिमाग लगाओ, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज होंगी और उन कंट्रीज में अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज होंगे और उनके अपने अपने क्या होंगे, इंडेक्स, सूचकांक होंगे, जल्दी बोलो हाँ या ना। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें लाइक नंबर 1 न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, शॉर्ट में बोलता हूं एनवाईएसई। यहीं पर मैं आगे कुछ करने से पहले एक बात बता दूं, यह दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इन द यूएस, बोलो जी यस। जैसे हमारे भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसका इंडेक्स क्या है, सेंसेक्स, ऐसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है डाउ जोन्स, एवरीवन क्या है। नंबर 2 दोस्तों नेस्डैक, नेस्डैक आपको इसके फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, वरना इसका फुल फॉर्म होता है नेस्डैक, बोले तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स एंड ऑटोमेटेड कोटेशन। क्या है, छोड़ो, बस आप याद रखना नेस्डैक। और दूसरी बात याद रखना, ये पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा। और एक बात याद रखना, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज, ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है। जानना चाहेंगे इस स्टेटमेंट का मतलब, आपने पुरानी मूवीज है बहुत सारी जगह आपने 1992 हसन मेहता स्कैम वगैरह से देखा होगा, तो आपको उसमें मिलेगा, आप देखेंगे पहले जब शेयर बाजार खुलता था सवेरे सवेरे, तो लोग शेयर बाजार में झुंड बजा के खड़े जाते थे और पेपर्स के फॉर्म में ऐसे शेयर्स को खरीदते बेचते थे पेपर्स में, बोलो यस। तो पहले हमारे देश में शेयर्स पेपर के फॉर्म में खरीदा और बेचा जाता था, लेकिन आजकल मैं अपने मोबाइल से खरीदता बेचता हूं, जल्दी बोलो हाँ, मोबाइल से, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, जब हम डिजिटली शेयर्स को खरीदने और बेचने लगे। पूरी दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज जिसका नाम है नेस्डैक, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है, दैट इज इन यूएस, राइट। और अगर हम बात करें इसका इंडेक्स है नेस्डैक का NASD 100। इसी तरह से पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज, जैसे चाइना में शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है, उसका इंडेक्स है कंपोजिट इंडेक्स, एवरीवन क्या है, कंपोजिट इंडेक्स। जैसे जापान में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, जापान में किसकी बात कर रहे हैं, टोक्यो। जैसे इंडिया में हमने कहा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बोलो यस। तो टोक्यो इसका इंडेक्स है निक्की, जैसे हमारे यहाँ सेंसेक्स और निफ्टी है, ऐसे इनका निक्की है ना। इसी तरह दोस्तों इंडोनेशिया के स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है JCI, जकार्ता कमोडिटी इंडेक्स। दोस्तों लंदन के स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में FTSE, फाइनेंशियल टाइम स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों पाकिस्तान में भी शेयर बाजार है और पाकिस्तान के शेयर बाजार के इंडेक्स का नाम है KSE 100, KSE FTSE 100 है दोस्तों, ऐसी FTSE अब 140 छोड़ो यार, FTSE याद रखो बस ना। थाईलैंड, बहुत सारी चीजें काम की नहीं होती, 40 छोड़ो। थाईलैंड का इंडेक्स का नाम है सेट। दोस्तों नंबर 1 साउथ कोरिया, बेटा बहुत सारी चीजें 100 और 50 में नहीं पड़ते, बस इतना याद रखो FTSE। साउथ कोरिया का कॉस्पी, एवरीवन क्या। एंड दोस्तों इस तरह से बहुत सारे इंडेक्स और स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे सिंगापुर में स्ट्रेट टाइम्स, STRAIT टाइम्स, या इसी का एक और नाम है सेमेक्स। यूरोप का स्टॉक्स, यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक्स, STOXX ऐसे करके। दोस्तों दीज आर द स्टॉक एक्सचेंज। रशिया का MOEX, रशिया का MOEX। दोस्तों ये पूरे विश्व के बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं और उनकी अपनी अपनी क्या है, लाइक इंडाइसेस हैं, सूचकांक है, बोलो यस। हमारे इंडिया का जो सेंसेक्स है, इसका फुल फॉर्म लिखना चाहोगे क्या आप, इसका फुल फॉर्म भी है बेटा एक, सेंसेक्स का फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स, याद करो बस, कुछ काम करनी है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंडेक्स 50, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंडेक्स 50, नेशनल इंडेक्स 50। दोस्तों दीज आर द स्टॉक एक्सचेंजेस अराउंड द ग्लोब, पूरे विश्व में, और उनके बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज, उनके सूचकांक। सो मुझे उम्मीद है इतना आज के लिए काफी है। आज हमने बहुत टाइम ले लिया फाइनेंशियल मार्केट में, और इससे ज्यादा अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो फाइनेंशियल मार्केट से सवाल नहीं आने चाहिए, और किस्मत ही खराब रही तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बोलो जी यस। तो आप कलम मनी पढ़ेंगे, कलम क्या पढ़ेंगे, मनी।
तो कल हम मनी पढ़ेंगे और कल क्या फ्राइडे है क्या? फिर हम दोस्तों 8 तारीख को नेक्स्ट मुलाकात करेंगे। बोलो जी यस, क्योंकि कल हम मनी पढ़ेंगे। सैटरडे संडे मेरी क्लासेस बोरिंग रोड पर है और संडे इवनिंग आई एम लीविंग फॉर दिल्ली, तो मैं दिल्ली जा रहा हूं। फिर मैं एक हफ्ते बाद आऊंगा 7 तारीख को, और फिर हम 8 तारीख से ज्वाइन करेंगे दोबारा से, 8 तारीख से क्लास पढ़ेंगे। बोलो जी यस। तो 8 तारीख से अगले 10-12 दिन और 12-15 दिन जितने भी दिन हो आराम से पढ़ के पूरा सिलेबस फिनिश करेंगे धीरे-धीरे। बोलो जी यस। तो उम्मीद है दोस्तों इतनी बातें हमारे सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई हैं। तो आज फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आपको ज्ञान मिला। अब देखो मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता तो आज मैं क्या करता? मैं चाहता हूं मेरे छोटे भाई बहन भी वैसे ही करें। करें तो अच्छी बात, नहीं करें तो हमारी बात। अब देखो मैं क्या करता, मुझे कोई किताब अगर मेरे पास होती तो आज मैं थोड़ा वित्तीय बाजार का विश्लेषण करता, पढ़ता। बोलो जी यस। मैं पढ़ता या नहीं पढ़ता दोस्तों? मैं एक काम तो जरूर करता कि आज के आज मैं दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट के 150, 200, 300 क्वेश्चन निपटा कर आज की इसकी कहानी को खत्म कर देता। बोलो जी, क्या मेरी बात समझ में आई? बस मेरे स्टूडेंट ऐसा करेंगे तो आप देखना आपको ज्ञान मिलेगा। और सुनो, ऐसे में क्या होता है, आपने 150 क्वेश्चन लगाए है ना, उनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लास लेक्चर से निपट गए, बाकी के जो क्वेश्चन नहीं निपट रहे उन क्वेश्चन की आप खुद सेल्फ स्टडी करो, यहां से ढूंढो, ढूंढकर समझ में आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो मुझसे पूछ लो। बोलो जी यस और नॉट। ऐसा काम करो, तब हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैंने कहा तब हो सकता है, होगा या नहीं होगा ये तब भी डिसाइड नहीं है, इसलिए बेटा मेहनत से पढ़ो। बोलो जी यस। हैव अ नाइस वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।